मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राविधिक कला कक्षा 12 को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आपके लिए पार्ट 3 है। यहाँ पर हम लोग प्राविधिक कला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इससे पहले 2 वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया गया है और यहाँ पर भी हमारा आज अगला टॉपिक चालू होने वाला है। तो अगर आपको ये सीखना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उन्हें भी देखिएगा, ठीक है। इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको प्राविधिक कला का सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमारे इसी चैनल पर आपको एक पॉडकास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टेक्निकल ड्राइंग क्लास 12 के नाम से, ठीक है। वहाँ से आप सब वीडियो को देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बेहतर कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग इससे आज। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जो बना हुआ है इसे हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है। जिस टाइप से आप एक अंडे को देखते हैं तो अंडे का आकार जैसा होता है तो समझ जाइएगा वो दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। तो आपके सामने जो गोला बना हुआ है ना, इस तरीके से इसे कहते हैं हम लोग दीर्घवृत्त। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल आराम से सभी बातों को सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपकी लाइन होती है ना, ये लाइन जिसे हम रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वक्र। देखिए समझते जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वक्र। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो चारों तरफ की आपका ये गोल गोल लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं? वक्र। अच्छा, ठीक है। और देखिएगा इसमें 2 अक्ष होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है, देखिए बड़ी लाइन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये है 8 सेंटीमीटर की लाइन, ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे? दीर्घ अक्ष। और इसके अलावा में आप ये देखेंगे ये जो लाइन है ना, हम ब्लैक कर रहे हैं, ये वाली, ये लाइन बिल्कुल नीचे तक है, इसे हम लोग कहते हैं लघु अक्ष। ये देखिए ये है 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात हमने आपको ये बताया कि वक्र क्या होता है, आप वक्र समझ गए। फिर मैंने आपको बताया कि दीर्घवृत्त के अंतर्गत 2 आपके अक्ष होते हैं, एक होता है लघु अक्ष और एक होता है दीर्घ अक्ष, ठीक है। लघु अक्ष का मतलब छोटी लाइन और दीर्घ का मतलब बड़ी वाली लाइन। यहीं पर आपके सामने एक प्रश्न और बनता है कि लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, ये आपका बनता है 90 डिग्री। देखिए ठीक कितना बनता है? 90 अंश का कोण बनता है और 90 अंश के कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अभी आपको इसी से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और वहाँ पर ये इसी प्रकार के आपके ढेर सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। इतनी बात आप लोग समझे होंगे। चलिए मैं आपको अब दूसरा चित्र दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये भी आपके सामने एक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये दीर्घवृत्त। क्या है? दीर्घवृत्त, ठीक है। अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो भी आप पढ़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में वहाँ से कोई सा प्रश्न बने तो आप उसे कर पाएँ, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा और पूरा टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घवृत्त को, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल को पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन धैर्य के साथ आप लोग वीडियो को देखिएगा, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एक बार ये जितने बहुविकल्पी प्रश्नों की हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें, आप अगर उन सभी को देख लेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके 10 आते हैं, 10 में 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। और इसके अलावा जो भी आपका और आता है, ठीक है, उसके लिए वीडियो बना दी है और आगे चल के बनाते भी रहेंगे, ठीक है, जब तक आपका पेपर होगा। आपकी डेट निश्चित हो गई है, 28 फरवरी को आपका पेपर जो है निश्चित हुआ है, ठीक है, 2024 में।
तो 28 तारीख को है, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, आराम से है, देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो होता है, ये लाइन जो आपकी है गोल वाली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वक्र। और ये जो आपकी लाइन बीच वाली है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दीर्घअक्ष, पता है आपको भी। और इसके बाद में ये जो आपकी सीधी लाइन ये वाली है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लघु अक्ष। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हैं पहले से ही। और इनके बीच का आपको एक कोण पता है कितना होता है? ये होता है आपका 90 डिग्री, मतलब समकोण। ये तो बातें आप लोगों को पता चल चुकी हैं पहले ही। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आपकी कौन सी है? तो ये आपकी है स्पर्श रेखा। पेपर में प्रश्न किस तरीके से बनता है कि दीर्घ वृत्त में स्पर्श रेखा किसे स्पर्श करती है? बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि जो स्पर्श रेखा होती है ये किसे स्पर्श करती है? स्पर्श का मतलब किसे टच करती है, किसे छू रही है? तो ये छू रही है इस तरीके से, ये गोल वाले पार्ट को। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर ये किसे छू रही है? इस गोल वाले पार्ट को छू रही है। और इसे क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? ये आपका है वक्र। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि स्पर्श रेखा जो होती है ये दीर्घ वृत्त को स्पर्श करती है। कहाँ पर? तो ये वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। दीर्घ वृत्त के वक्र को ये स्पर्श करती है। अब देखिए यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, दो प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब। देखिए अभिलंब कौन सा है? अभिलंब आपका ये है, ये अभिलंब है बीच वाला, ठीक है। बात को समझा रहे हैं आप? ये आपका अभिलंब है, बीच में जो आपका है ये वाला अभिलंब। आपसे कहा जाएगा कि अभिलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मतलब प्रश्न आएगा कि स्पर्श रेखा और अभिलंब किस तरीके से काटते हैं, तो आप बता देंगे समकोण बनाते हैं अपने बीच में, ठीक है। क्या बनाते हैं? यहाँ पर भी 90 का बनता है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर भी 90 का बन रहा था जब लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को काट रहे थे, और अभिलंब और स्पर्श रेखा पर भी 90 का आपका कोण बन रहा है। दो बातें और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद कर लेंगे अभी, ठीक है। पिछली बार ही आपका प्रश्न आया था यहाँ से। प्रश्न ये था कि जो आपका दीर्घवृत्त होता है उसकी नाभियाँ जो होती हैं उन्हें, मतलब पहला तो प्रश्न ये था कि कितनी नाभियाँ होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग सही से देखें तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये लिखा है, देखिएगा आप लोग यहाँ पर, और ये यहाँ पर लिखा है। तो दीर्घवृत्त के अंतर्गत दो नाभियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? दो। और उन्हें किस तरीके से लिखते हैं? तो उन्हें लिखते हैं ना वन और ना टू। अंग्रेजी में कहें तो N1 और N2। ये प्रश्न आपका आया था, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको वहाँ पर नजर आ जाएगा। तो जितने भी दीर्घवृत्त से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं हमने वो आपको सारे बता दिए हैं। और अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम देखने वाले हैं कि आप उनमें से कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। प्रत्येक चीज़ हमने आपको यहाँ पर क्लियर की है, ठीक है। तो अभी आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि सब समझा दिया ना आपको हमने। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका है। अब आप आराम से यहाँ प्रश्नों के जवाब देंगे। और अगर आपके पास कोई भी बुक वगैरह है, ठीक है, तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। लगभग सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है कब कब आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? दो नाभियाँ होती हैं। पता तो आपको है कहाँ कहाँ पर होती हैं, फिर से देखिएगा। दो नाभियाँ होती हैं, ये देखिएगा, एक होती है नाभन, एक होती है नाटू, ठीक है। दो हो गई, इसे कह सकते हैं N1 N2। आगे देखिएगा, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पर्श रेखा जो होती है ये वाली स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, और ये इसे स्पर्श करती है। ये क्या है? ये आपका है वक्र। तो बात समझ गए आप लोग कि स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श करती है। तो यही पर प्रश्न आपका कहा गया था कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? वक्र को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न ये है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वह कितना होता है? दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, मतलब इस तरीके से काटते हैं ना, आपका इसे कोण बनता है ना, तो ये कितने पे काटते हैं? और 90 डिग्री पर। तो आपका 90 हो जाएगा। कोण आप लोग याद कर लीजिएगा, 90 बनता है इसमें, ठीक है। यहाँ देख क्या लिखा है कि दीर्घवृत्त में नाभियों को सदा लिखते हैं। ये प्रश्न आया था कि नाभियाँ जो होती हैं वो सदैव कैसे लिखते हैं? तो ना1 ना2 से लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आपके आ गई, ठीक है, ना1 और ना2। आगे यहाँ पर देखिएगा,
यदि दीर्घवृत्त की नाभियाँ एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं, तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाता है? छोटा दीर्घवृत्त, बड़ा दीर्घवृत्त, वृत्त या अर्धवृत्त? तो ऐसी कंडीशन में आपका बन जाएगा मात्र एक वृत्त बन जाएगा, बिल्कुल गोल। तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त। बात को आप समझ पा रहे हैं? आपसे ये कहा गया कि इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई एक दीर्घवृत्त है और इस दीर्घवृत्त में आपको पता है कि नाभियाँ हैं। ये मान लीजिए एक नाभि ये है, एक नाभि ये है, और अगर ये दोनों नाभियाँ आपस में मिल जाएं, एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं, अगर ये आपस में मिल जाएंगी तो आपका एक तैयार हो जाएगा, वृत्त बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? आपका वृत्त बन जाएगा। आगे देखिएगा, दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? मैं आपको समझा चुका हूँ। स्पर्श रेखा और अगर अभिलंब की बात की जाएगी तो ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है। अभिलंब इस तरीके से, स्पर्श रेखा इस तरीके से। तो आपका ये कितना बनता है? आपका बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका? ये समकोण आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? समकोण पर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कौन सा है? क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए वहाँ पर वो भी था क्षेत्रफल, लेकिन वो क्षेत्रफल के अंतर्गत था आपका दीर्घवृत्त का। मैंने आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, एक या दो प्रश्न आपको हर टॉपिक से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि जो है आपकी वीडियो है ये बेफालतू की है। ठीक है, आराम से देखते जाइएगा, आपका प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपको यदि मुझ पर पूरा विश्वास है तो आप लोग जो वहाँ की वीडियो है उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में गारंटेड है कि आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है ये। ठीक है, क्योंकि सब सिलेबस यही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इसको सीखना है और पेपर देना है अच्छी तरीके से। लिखा है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? तो तीन भुजाओं का मतलब इस तरीके से, अगर आपकी तीन साइडें बनती हैं तो ये बन गया आपका एक चित्र, और इस चित्र को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, तीन भुजाएं अगर हैं तो आपका हो जाएगा त्रिभुज। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है चार भुजाओं वाला, तो आप चार भुजाओं वाला कहेंगे चतुर्भुज। हम कहेंगे पांच भुजाओं वाला तो आपका पंचभुज, और द्विभुज तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो बात आपके आराम से समझ में आई होगी कि आपके पास आपसे कहा गया तीन भुजाओं से घिरी आकृति को आप कह देंगे त्रिभुज कहते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है? देखिए, त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं? ये त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये आपका होता है अंतःकोण, ये आपका अंतःकोण और ये आपका अंतःकोण। बात को समझ रहे हैं आप कि जहाँ पर दो लाइनें आपकी काटती हैं ना, उसके बीच वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कोण। तो इस त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं? तीन। पहला पॉइंट तो आप लोग ये क्लियर करिएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि कोण क्या होता है। दो भुजाएं जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर एक कोण बन जाता है, और त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों के योग की अगर हम बात कर लें तो 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यही प्रश्न आपका है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आपसे कहा किसी समबाहु त्रिभुज का बहिष्ठ कोण होता है। समबाहु त्रिभुज किस तरीके से होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे आपके सामने ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक खास बात होती है कि इसके सब भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण आपका होता है 60 अंश का। ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 अंश का होता है। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है। अगर आपसे ये कहा जाता कि समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण या प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है,
तो आप आराम से बता देते एक मतलब 60 अंश का होता है। लेकिन प्रश्न आपका अलग टाइप का है। आपसे कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का बहिष्कोण होता है। तो बहिष्कोण यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा लें इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन आपकी इस तरीके से आगे बढ़ जाए तो आपका ये जो बाहर वाला कोण है आपसे ये पूछा गया है। अंदर वाला आपका 60 अंश का है, बाहर वाला आपका ये हो जाएगा 120 अंश का। तो यही बात आपसे कही गई है। किसी समबाहु त्रिभुज का बहिष्कोण कितना होता है तो आप बता देंगे 120 अंश का होता है, क्योंकि एक सिंपल जो आपकी रेखा होती है ना उस पर आपका 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें से आपका अगर 60 निकाल देंगे तो आपका 120 जो है आपका बच जाएगा, वही आपका होगा बहिष्कोण। यहाँ तक आप सभी के बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा इसके बाद, देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह देखनी है, ठीक है, आपके पास बुक वगैरह नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको एक बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है आपका, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम, ठीक है, अगर ना हो तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। @ लिखेंगे उस पर और आप पूरा नाम लिख लेंगे, ठीक है, AFTAB, ठीक है, इस तरीके से बिना गैप किए हुआ, आफ्ताब स्टडी और क्लासेस, ये आप लिखेंगे, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, मतलब कोई भी आपको जगह नहीं छोड़नी है और आप उसमें डालेंगे, ठीक है, तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह है, पेपर आपका प्रीवियस ईयर का है वो आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा प्रश्न क्या है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसका एक कोण समकोण हो। जैसे अगर इस तरीके से हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण कहते किसे हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे कहते हैं हम लोग समकोण। ये आपके सामने समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब आपसे कहा समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग, यहाँ तक बात को आप लोग समझिएगा। समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग। अब समकोण कौन सी बना रही हैं, ये सीधी वाली एक लाइन, ये एक लाइन नीचे की, ये तो इन पर बनाइएगा आप लोग वर्ग। तो इस पर वर्ग बनाएंगे तो आपका, आप इस तरीके से देख लीजिएगा, वर्ग का मतलब इस तरीके से, आप इस तरीके से आपको बनाना है और एक इसमें बनाना है, ये आपके वर्ग हो गए। और आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि इन दोनों वर्ग जो आपके बने हैं ना, इन दोनों वर्गों को आपको जोड़ना है और इसका जो आपका एरिया निकल के आएगा, इसका जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो विकर्ण पर बने वर्ग का कितना होगा। विकर्ण कौन सा होता है, तो इसमें आपका विकर्ण है आपका ये वाला, इस पर अगर आप वर्ग बनाएंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, इसका जो आपका एरिया होगा और इसका एरिया जो है ये आपस में होंगे बराबर। बात को समझे कि आपका मान लीजिए ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 कितना हुआ 3, तो ये 3 है टोटल इसका है, ये 1 है और 2, इन दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 3 और ये अकेले 3 है। कहने का मतलब ये है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं ना, इन पर जो आपका वर्ग बनेगा उसका योग जो है वो विकर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है, समान होता है, समान। याद कर लेंगे आप इसे, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना होता है, तो विकर्ण का समान होता है, विकर्ण पर जो आपका वर्ग बनता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी की बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। देख लीजिएगा आराम से वीडियो को, पूरा वीडियो आपके समझ में आने वाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्नों को इतना डिटेल से किसी ने नहीं कराया, ठीक है, तो आप आराम से सीखते जाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे कहा गया क्या होता है, तो आप याद कर लीजिएगा क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ये आपका होता है सूत्र, ठीक है।
आपको ऑप्शन मिलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इनमें से क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो आप बता देंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से आपका क्षेत्रफल तो बन जाएगा। ठीक है, त्रिभुज तो आपको पता है, इस तरीके से मान लीजिएगा आपका ये त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से आपका त्रिभुज है। इसमें आधार ऊंचाई होती क्या है ये भी आपको बता दें हम। तो ये जो आपका नीचे जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो आपकी है, ये होती है आपकी आधार। और अगर हम इसमें बिल्कुल ऊपर तक सीधे एक लाइन डालें, यहाँ पर लंब डाल दें सीधे एक, तो ये जो होती है, इसे कहते हैं हम लोग हाइट, इसे कहते हैं ऊंचाई। तो आपके बात समझ में आई होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आधार और ऊंचाई का गुणा कर दीजिएगा और इसका आधा होता है, वो आधार और ऊंचाई का आधा होता है। अगला प्रश्न यही कहा गया आपसे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो आधार और ऊंचाई का गुणनफल का कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब 1/2 के मतलब होता है आधा होता है। तो देखिए, दो प्रश्न आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दें, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप बिल्कुल भी समस्या में नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे कहा जाएगा तो आप बताएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और अगर आपसे ये कहा जाएगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है, तो इनका गुणनफल का 1/2 भाग होता है, मतलब आधा भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे आपसे इसी से संबंधित एक प्रश्न आ गया, क्योंकि पेपर में प्रश्न भी आ जाते हैं, आपके सवाल भी आते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे सवाल समझ में नहीं आते, तो सीखिएगा नहीं आते। ठीक है, सीख लीजिएगा तो अच्छा है, नहीं सीख पाएंगे तो भी और भी इसमें मतलब आपको टॉपिक मिलेगी, उन्हें आप लोग रेडी करिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका 100 नंबर का होता है, और अगर आपको एक आध क्वेश्चन नहीं भी पता है तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है। एक त्रिभुज का आधार 6 सेमी है, ऊंचाई 2 सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा में होता है आपका ऊंचाई, ये आपका होता है। तो 1/2 गुणा आधार कितना है, 6, और ऊंचाई कितनी है, 2। यहाँ तक समझे आप लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका प्रश्न है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 सेमी स्क्वायर आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ क्या है, दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये त्रिभुज था एक, ठीक है, और इसके बराबर हम मान लीजिए एक त्रिभुज और बना दें। ठीक है, बराबर बिल्कुल बना दिया इसके। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि दूसरी आकृति का क्षेत्रफल पहली वाले के सापेक्ष में कैसा हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि जब आपने दो चित्र बनाए और दोनों आपने बराबर बनाए, तो इसका मतलब है कि इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, समान होगा। तो आपका यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, समान बनाना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों का क्षेत्रफल भी आपका बराबर रहने वाला है। सिंपल सी बात है, आपके समझ में आई होगी। ठीक है, और पेपर में प्रश्न भी आया है। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न एक है, क्या लिखा हुआ है कि एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल में होते हैं। एक ही आधार और समान ऊंचाई वाले, जैसे मान लीजिए आपका ये आधार है, ये आपका आधार है, और आपका त्रिभुज ये बना है। ठीक है, ये आपका बना है त्रिभुज, और बिल्कुल इसी तरीके से आपका एक त्रिभुज इसी ऊंचाई का एक और बना है। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपसे ये कहा गया है कि इनका आधार कैसा है, आधार एक ही है और समान ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई आपकी है वही हाइट इसकी है, ये ऊंचाई आपकी बराबर है। तो वे क्षेत्रफल में कैसे होते हैं, तो आप लोग समझ जाएगा कि अगर आपका आधार कैसा हो, अगर आपका आधार बराबर हो दूसरे वाले के भी, अगर आपकी ऊंचाई जो है ये भी बराबर हो दूसरे वाले की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया होगा ना, क्षेत्रफल, ये भी आपका बराबर होगा दोनों का। ठीक है, अगर आपकी आधार ऊंचाई बराबर है तो आपका क्षेत्रफल भी कैसा होता है, समान। ठीक है,
यहाँ तक आप लोग बात समझिए, आपके समझ में आ गई होगी। समान होता है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आपसे एक भी रुपये नहीं ले रहे हैं हम, बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो आप इतना कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग सुन लेते हैं, शेयर करने के लिए कोई शेयर नहीं करता है। अगर आपकी इच्छा हो कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई जो जवाब नहीं मेरा है, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखें या वो भी ना देखें तो भी कोई समस्या नहीं है। जिसे पढ़ाई करनी होगी वो आराम से देखेगा। आगे देखिएगा आप लोग, समान क्षेत्रफल वाले के दो त्रिभुजों में से यदि एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में क्या हो जाएगी। देखिएगा, समान क्षेत्रफल है वाले दो त्रिभुजों में से यदि एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है, एक त्रिभुज का आधार जो है दूसरे से बड़ा है। देखिए, दूसरा त्रिभुज आपके सामने ये रहा, पहला त्रिभुज आपके सामने ये है, इसका आधार बड़ा हो गया दूसरे से, तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में क्या होगी, ये कहा गया आपसे। जैसे मान लीजिएगा आपका, इन्होंने कहा समान क्षेत्रफल, हम मान लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। देखिए, मान रहे सिर्फ, वैसे हम चाहें तो आपको डायरेक्ट आपको इसका जवाब बता दें, लेकिन अगर आप समझ समझ के लगाएंगे तो कभी आपसे गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया है कि कोई दो मतलब त्रिभुज हैं और जिनका एरिया हमने मान लिया है 40 वर्ग सेमी। इनका एरिया कितना हो गया, 40, पहले का भी है 40, इसका भी है, दूसरे का भी, इधर भी 40 इधर भी 40, दो तो 40 हो गया। एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए कितना कितना मानते हैं हम, तो इसका मान लेते हैं 10, इसका मान लेते हैं 8, ठीक है। 8 मान लीजिएगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिएगा, तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में क्या होगी, ये आपसे कहा गया है। अब आप यहाँ से एक हिसाब लगाइएगा, आपका एरिया कितना है 40, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 40 बराबर 1/2। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार है 10 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आप h लिख लेंगे। तो आप 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो आपका h आ गया कितना 8। ये कितना आपका आ गया 8, इसकी ऊंचाई आपकी आ गई 8। अब इसकी देख ली तो आपका त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। अब इधर देख लीजिएगा, इधर आपका कितना 1/2, ठीक है, 1/2 गुणे आधार 8, ऊंचाई आपकी h बराबर 40। तो 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और आपकी h कितनी आएगी 40/4, तो 10 आ गया। तो यहाँ पर आपकी ऊंचाई कितनी आ गई 10। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपकी हो गई 10। ये मेरा सिर्फ समझाने का मकसद था, यहाँ पर आपको दिखाने का मतलब मकसद था कि क्या होगा यहाँ पर। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में घट जाती है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। समान क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में से यदि एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में घट जाएगी, क्योंकि उसका आधार बड़ा है तो ऊंचाई कम हो जाएगी। अगर आधार कम है तो आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। बढ़ेगी एक चीज़ तो एक चीज़ घटेगी, तभी आपका क्षेत्रफल बराबर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितने गुना होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास में है एक आयत और एक आपका है त्रिभुज। देखिए, का खा गा ये आपका त्रिभुज है और ये आपका आयत है। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो ये आपका आधार है, ये आपका है कॉमन, ये आपका कॉमन है। और आपसे कहा गया है कि त्रिभुज और आयत और इनका आधार सेम है। तो अगर हमें आयत के बराबर त्रिभुज बनाना पड़े
तो ऊंचाई को कर देंगे 2 गुना। ऊंचाई कितनी करनी पड़ेगी? 2 गुना करनी पड़ेगी। जैसे आयत की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई वही आपकी ऊंचाई में आ रही है अभी, तो त्रिभुज की कितनी हो जाएगी? तो त्रिभुज की हो जाएगी 3 ये और 3 और बढ़ा लीजिएगा, तो त्रिभुज की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आपका आयत का क्षेत्रफल होगा ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन त्रिभुज की ऊंचाई को हमें 2 गुना करना पड़ेगा। तो यही प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि तो उसकी ऊंचाई कितने गुना होगी? 2 गुना। किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया तो उसकी ऊंचाई से कितने गुना होगा? तो 2 गुना। ठीक है, आयत की ऊंचाई के 2 गुना त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? यहाँ पर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है पंचभुज वाला। किसी समपंचभुज के बराबर त्रिभुज बनाने के लिए यदि त्रिभुज का आधार समपुंजभुज के आधार का 5 गुना कर लिया जाए तो उसका शीर्ष बिंदु पंचभुज में कहाँ होगा? जैसे आपके सामने चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका समपंचभुज है जिसमें 5 भुजाएं, ये वाला आपका समपंचभुज बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से ये वाला ये त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो आपसे कहा गया है कि जो आपका समपंचभुज का आधार है ना, उसे अगर हम 5 बराबर उसके भाग कर लें इस तरीके से, ये 1 2 3 और इधर भी, ठीक है, तो टोटल 4 5, ये 5 के लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर हमें इसे इसके बराबर रखना है ना, इस समपंचभुज के बराबर हमें इस त्रिभुज को रखना है, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो ये कहाँ से मिलेगा? ये इसका केंद्र है ना जहाँ समपंचभुज का, वहाँ से आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। तो कहाँ से मिलेगा? केंद्र से। तो यहीं पे यही पूछा गया था कि 5 गुना के लिए आया तो उसका शीर्ष बिंदु पंचभुज में कहाँ रहता है? तो ये कहता है केंद्र पर रहता है। कहाँ पर रहता है? केंद्र पर। 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषट्भुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण क्या होगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषट्भुज। समषट्भुज का मतलब होता है, अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका 6 भुजाएं बनेंगी। और अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने कहा है 6 समबाहु त्रिभुज, तो 6 समबाहु त्रिभुज का मतलब इस तरीके से कहना चाहते हैं, ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है ना एक, ये आपके 6 त्रिभुज बन रहे हैं, इस तरीके से बन रहा है। एक त्रिभुज ये आपका बन गया, ऐसे ही आपके हर साइड में एक एक बन रहा है, 6 बन रहे हैं टोटल। एक ये बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये। ठीक है, 6 समबाहु त्रिभुज हो गए और एक समषट्भुज बन गया है। 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण क्या होगा? प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण का मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अब देखिए, टोटल आपके जो होते हैं ये ना, टोटल चारों तरफ के, तो आपका होता है 360 अंश का। पता है आपको कितना होता है? 360 अंश का। और 360 को आप 6 से भाग कर दीजिएगा तो 6 आपका हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा आपका ये। तो आपका 60 अंश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 अंश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। देखिए, आयत हो या वर्ग हो, उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको भुजा को भुजा से गुणा करना पड़ेगा। आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है, चाहे आयत की बात की जाए चाहे वर्ग की बात की जाए। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा को भुजा से गुणा करना है। अगर आयत होगा तो आप कह देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, करनी गुणा ही है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर आयत है आपका तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा करेंगे। तो दोनों में गुणा करनी होती है लंबाई और चौड़ाई की, जिसे हम लोग भुजा कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं भुजा गुणा भुजा। अच्छा, इसके आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेमी हो। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। यहाँ पर लंबाई डेसीमीटर में कही गई है, तो आपकी जो लंबाई है ना, ये आपकी 2 डेसीमीटर है। इसको आप लोगों को चेंज करना है। 2 गुणा 1 डेसीमीटर में 10 होते हैं सेंटीमीटर, तो यह आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लंबाई कितनी हो गई आपकी? 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी आपकी है? 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया। अभी आपने पढ़ा था कि चाहे आयत हो या वर्ग हो, भुजा की गुणा भुजा में करते हैं, आपका एरिया निकल के आता है।
तो भुजा कितनी, एक है 20, एक है 2, गुणा कर दीजिएगा, आपका आ गया 40 सेंटीमीटर। तो बस आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए समस्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर आप सही से हिसाब लगा के अगर आप लोग इसे हल करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में जाते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं और वो इस तरीके से दो और दो की गुणा कर देंगे और ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर डेसीमीटर है या सेंटीमीटर है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी आपको कोई समस्या नहीं है। पेपर से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है। जब आप पेपर देने जाएँ बस, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। और इस वीडियो से कम आपका 2 नंबर का तो आने वाला है। तो जितनी वीडियो आपकी ये बहुविकल्पी प्रश्नों की बनेंगे, ठीक है, पार्ट वाइज हम आपको डालते आएंगे और आप सभी को आपको देखना है। अगर आपने सभी देख लिए तो समझ जाएगा कि आपके 10 में से 10 नंबर तो इधर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। आगे आप इसके बाद देखेंगे। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग समझ लीजिएगा, इससे पहले मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्रावैधिक कला का पूरा सिलेबस ख़त्म किया था और बच्चों ने उसे अच्छी तरीके से ख़त्म किया था, ठीक है। और विश्वास भी किया मुझ पर और उसका रिजल्ट भी बेहतर आया। तो आप उस रिजल्ट को अगर देखना चाहें तो आप इसको रिजल्ट को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, कि रिजल्ट कैसा रहा था उसके लिए भी। तो काफ़ी बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए, ठीक है, 98, 97, 96, 95, इस तरीके से बहुत काफ़ी बच्चों के थे। 80 प्लस बहुत के थे। बाकी बहुत से लोग जो थे ना, जिन्हें उम्मीद नहीं होती कि पास हो पाएंगे, वो अच्छी तरीके से पास हो गए थे। और फेल तो फिलहाल कोई नहीं हुआ था। एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। जैसे आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। कहा गया है समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। देखिए जैसे आपका ये आयत है, ये वाला आपका आयत है और यही इस आधार यही रहा, ये आपका है समांतर चतुर्भुज। दिख रहा आपको है। इनमें है क्या, मतलब दोनों का एरिया बराबर है। ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है एक तो आपका आधार बराबर है। तो आधार बराबर आपका कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और फिर इसके बाद में आपको ये देखना है कि इसकी ऊंचाई देख लीजिएगा। यही ऊंचाई आपकी आयत की भी है और यही ऊंचाई आपकी समांतर चतुर्भुज की है, तो ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ से आपको ये पता चला है कि समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होगा यदि उनकी ऊंचाई और आधार समान हो। वैसे आपको चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा आपको चित्र दिखा दें, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चित्र जो है बन भी जाए और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ऐसे आप लोग आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यदि समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार का दोगुना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई का कौन सा भाग होगा। अगर देखिए हम चाहें तो ये सवाल भी आपको लगा के हम दिखा सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ पर आयत का अगर आपसे कहा गया है किसी आयत का बराबर समचतुर्भुज बनाना है अगर आपको यहाँ पर, तो ऐसे कंडीशन में जो समचतुर्भुज का लंबा वाला विकर्ण है वो आयत के आधार का दोगुना, तो उसका छोटा विकर्ण जो होता है वो आयत की ऊंचाई के समान हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ऐसे ही समझ लीजिएगा, समान होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए समझ लीजिए समान, ठीक है। याद कीजिएगा, फिलहाल जो आपके प्रश्न ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, उन्हीं में से आपको छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी लॉन्ग टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, नहीं तो आपको शॉर्ट ही मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ पहले क्या कहा गया, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई कितने गुना करनी पड़ेगी। आप देखिएगा, वही सवाल है आपका कि ये आयत है आपका और इसके क्षेत्रफल के अलावा आपको बनाना है त्रिभुज, तो त्रिभुज की ऊंचाई तो इसके दोगुनी हो जाएगी इससे। तो वही बात यहाँ पर है, तो आप दोगुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी और छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। मैंने कई वीडियो बनाई आपकी हैं क्षेत्रफल से संबंधित, अगर आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो क्षेत्रफल का आपका एक भी प्रश्न नहीं बचने वाला है, ठीक है। मात्र 15-16 वीडियो अगर हैं, आप उन्हें देख लिया तो आराम से आप इसे कर लेंगे। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी और छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं, तो ये मध्यानुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये मैंने वहाँ पर आपको चित्र बना के भी सिखाया है और बताया भी है कि मध्यानुपात निकालेंगे, तो मध्यानुपात हो जाएगा, याद करेगा, पेपर में प्रश्न आया हुआ है।
वृत्त से संबंधित प्रश्न आपके आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपको धैर्य के साथ देखते रहना है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आपका होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत से बच्चे क्या हो रहे हैं, आज पहली बार देख रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है। देखिए ये पाई है, या तो आपको पेपर में इस तरीके से मिल जाएगा। मान लीजिए आपको पेपर में ऐसे ना मिले, ठीक है, तो बहुत से लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होता है क्या करें क्या ना करें। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि जो सबसे कमज़ोर है ना, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उसे ही पता लग जाए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई। पाई का मान होता है 22/7 गुणा, और आर का होता है त्रिज्या। तो आपका मिलेगा आपको इस तरीके से त्रिज्या, और इसका आपको मिल जाएगा स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और चाहे आपको ऐसे मिल जाए 22/7 लिखा हो, और ऐसे लिखा हो त्रिज्या, और लिखा हो गुणा त्रिज्या, क्योंकि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपको मिल सकता है। तो किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है। फिलहाल आपको मैंने इस तरीके से बता दिया है, आप आराम से पेपर में कर लेंगे। या तो पाई आर स्क्वायर होगा, या 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, या त्रिज्या गुणा त्रिज्या, कुछ भी लिख सकते हैं वो। ठीक है, ये देखिएगा, वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई वृत्त है, इस तरीके से आपके पास कोई वृत्त है, तो इसमें जो आपका व्यास जो होता है ना, आपका जो है इसमें व्यास होता है, एक व्यास ये मान लीजिए, ये व्यास मान लीजिए, ये व्यास मान लीजिए, जो भी आपके व्यास होते हैं, ठीक है, जो आपकी परिधि को स्पर्श करते हुए जाते हैं। जैसे इस तरीके से ये वाला इधर चला गया है, ठीक है, ये आपका ये वाला आ गया इधर के लिए, और एक ये आपका है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर 3 व्यास खींच दिए, आप चाहे जितने भी खींच सकते हैं। आपसे कहा गया एक दूसरे के कितने होते हैं, तो एक दूसरे के समान होते हैं व्यास, क्योंकि एक वृत्त में व्यास तो बराबर होते हैं ना। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या कहा गया, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग करते हैं? अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आपके फंस जाए, ठीक है, इस तरीके से आपके दो वृत्त हैं, ठीक है, और दो वृत्तों के बराबर क्या करना आपको है, एक वृत्त बनाना है। तो ऐसे कंडीशन में इनके बराबर आपको एक वृत्त बनाना है अंतर के बराबर, कौन से त्रिभुज का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग समबाहु, एक मिनट, समकोण का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, 90 डिग्री वाले का। याद कर लेंगे आप लोग, समकोण याद कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है, अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो, और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर, किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर, और उसकी परिधि पर कहीं पर भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, जैसे इस तरीके से आपका ये त्रिभुज बन रहा है, या इस तरीके से आपका ये त्रिभुज बन रहा है, या इस तरीके से आपका ये त्रिभुज बन रहा है, इसकी बात की जा रही है, तो उसका शीर्ष कोण कितना होता है? तो ये जो आपके कोण बनते हैं ना, ये सदैव आपके बनते हैं 90 डिग्री के। कितना होता है? 90 डिग्री का आपका कोण यह बच जाता है। बात समझ में आपके आ गई होगी। कितने का बनता है? 90 का बनता है। आगे, किसी समपंचभुज का अंतः कोण कितना होता है? 108 अंश होता है। पिछली ही बार आपका प्रश्न आया था, किसी समपंचभुज का अंतः कोण कितना होता है? 108 अंश का। देखिए समपंचभुज का टोटल माप कितना होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई बन जाए समपंचभुज, ये आपके पास समपंचभुज मान लीजिए है, और इसका टोटल कोण जो आपके होते हैं पाँचों, ये इनका योग कितना होता है? तो इनका होता है n-2 इंटू 180। n का मतलब क्या होता है? भुजाएं जितनी हों, तो भुजाएं कितनी? 5, तो 5 से 2 गया, और गुणा 180, इसका मतलब 3 गुणा 180, तो हो जाएगा 540। और फिर आपको एक निकालना है कोण, एक, तो आप आराम से 540 में आप लोग 4-5 भुजाएं, जितनी भुजाएं उससे भाग कर देंगे, तो 5 1 5 0 5 40, तो आपका आ गया 108 अंश। ऐसे ही मान लीजिए अब षटभुज का पूछ लिया जाए, ठीक है, थोड़ी देख ले, मान लीजिए पेपर में आ गया षटभुज का, तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, आप तुरंत लिखेंगे n की जगह पर 6, तो 6 से 2 गया 4, 18 चौक 72, तो आपका आ गया 720, और 720 को आप लोग 6 से भाग कर लेंगे, तो आपका 12 आ जाएगा 120 का। ठीक है, तो आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 108 अंश हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि
किसी समपंचभुज के बराबर त्रिभुज बनाने के लिए यदि त्रिभुज का आधार समपंचभुज के आधार का 5 गुना लिया जाए तो उसका शीर्ष बिंदु पंचभुज में कहाँ पर होता है? तो आपको पता है, ये तो आ चुका है ना, केंद्र पर होता है। तो इसका आपका हो जाएगा केंद्र पर। देखिए इस तरीके से हमें जहाँ से भी प्रश्न आपके मिले, ठीक है, 2-3 किताबों से और भी जहाँ जहाँ से प्रीवियस ईयर से जो भी आपके प्रश्न क्षेत्रफल से संबंधित और दीर्घवृत्त से संबंधित थे, मैंने आपको सब एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर कराए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपने एक बार इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट किया तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से इसे जो है करके आएंगे, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का और उम्मीद है आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। तो जो लोग यहाँ तक अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो अब आप लोग अच्छा सा एक कमेंट करिएगा, ठीक है, और बता दीजिएगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया ये, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।